तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे गुजरात के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के एक बड़े बयान की, जिसमें उन्होंने कहा है डीजीपी गुजरात कोई छोटे मोटे ऑफिसर नहीं हैं, एक राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी है। और वो राज्य है जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर का राज्य है, गुजरात के डीजीपी। उन्होंने एक दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिकली सबके सामने ये इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब की 3 जेलों में से ड्रग के बड़े रैकेट चल रहे हैं, जिनकी पुख्ता जानकारी उनके पास है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। आम लोग, पॉलिटिशियन, क्रिमिनल्स, एक दूसरे से दुश्मनियां निकालने वाले जब इस किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं तो लोगों को बड़ा अजीब लगता है। लोग कहते हैं कि आपसी रंजिश से लगाए जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने रोटियां सेकने के लिए ये इल्ज़ाम लगाते हैं। और ओवरऑल पंजाब के लोग ये कहते हैं कि पंजाब को बदनाम करने के लिए इस किस्म की एलिगेशन लगाई जाती हैं। उड़ता पंजाब फिल्मों में होता है, असल में नहीं है, लेकिन हकीकत होती है, उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। अब गुजरात के डीजीपी का ये कहना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रिकॉर्डेड मैसेज में जो सबके सामने पेश है, कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि पंजाब की 3 जेलें, फरीदकोट, कपूरथला और अमृतसर, वहाँ से बैठे हुए बड़े स्मगलर टेलीफोन के ज़रिए अपनी ड्रग सिंडिकेट चला रहे हैं। अब इसको क्या समझिएगा? अब पंजाब सरकार के पास इसका क्या जवाब है? अभी तक पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस सिद्धू मूसेवाले के केस में उलझी हुई है, जिसमें पूरी साजिश, पूरी कॉन्स्पिरेसी जेलों में बैठे हुए गैंगस्टर्स ने की। वो अभी सुलझा नहीं जा सका और एक नया बड़ा खुलासा एक डीजीपी लेवल के ऑफिसर ने कर दिया। और देखिए, बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। पहले भी एक एपिसोड हमने बनाया था जिसमें कहा गया था कि तकरीबन 30-35 हज़ार करोड़ रुपए की ड्रग पिछले 6 महीने में गुजरात में लैंड कर चुकी है और देश के अलग-अलग हिस्सों में पहुंच चुकी है। अब अंदाज़ा लगा लीजिए, जो 30 करोड़ की ड्रग वहाँ पे थी, वो जब आम लोग तक पहुँचेगी तो कितने करोड़ की हो जाएगी। और सिर्फ गुजरात में ड्रग उतरने पर ही कहानी ख़त्म नहीं होती। उसके बाद उसको जिस जहाज़ में आती है, जिस कंसाइनमेंट में वो ड्रग आती है, या समुंदर के रास्ते छोटी बोट्स जो आती हैं, फिशिंग वेसल जिनको हम कहते हैं, जो मछुआरे लोग यूज़ करते हैं, या अरब हाउस में आती हैं, या जो रोज़ाना हमारा गुजरात में और साउथ अफ्रीका के बीच, गुजरात और दुबई के बीच जो छोटी मोटी चीज़ों का आदान प्रदान होता है, गेहूँ जाता है, चावल जाता है, बकरे जाते हैं, बकरियां जाती हैं, भैंसें जाती हैं, ये तो बोट्स में जाता है सामान। और वो जब वापस आती हैं तो वहाँ से सामान लेके आते हैं, जैसे डेट्स हुआ, खजूर हुई, ड्राई फ्रूट्स हुए, इस किस्म का सामान वापस लेके आते हैं। अब जो शिप जाता है और वापस आता है, उसमें कहीं ना कहीं और पैसा कमाने की लालसा बनी रहती है। लेकिन आज सबसे बड़े लेवल पे जो ड्रग की तस्करी हो रही है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के थ्रू हो रही है। सबसे बड़ी खेप जो 3,000 करोड़ की पकड़ी गई थी, वो दिल्ली के एक कबीर नाम के शख्स के नाम पे पाई गई, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, व्यापारी है, जिसके बारे में कभी आप सोच नहीं सकते थे कि ये आदमी ड्रग जैसा घटिया धंधा भी कर सकता है। लेकिन पैसा पैसा होता है, किसी को बुरा नहीं लगता। और पंजाब में जो गैंग वार जिसको कह रहे हैं, गैंगस्टरिज्म जिसको कहते हैं, उसका मेन मुद्दा गैंगस्टर की लड़ाई एक दूसरे को मारने की नहीं है। एक गैंग दूसरे गैंग से मजबूत इसलिए होना चाहता है कि वो ड्रग के ल्यूक्रेटिव धंधे को कंट्रोल कर सके।
असल में लड़ाई ड्रग धंधे को काबू करने की है, ड्रग के धंधे पे मोनोपोली करने की है। बाकी ये मर्डर करवाना, दुश्मनियाँ दिखाना, कलाकारों को धमकाना करवाना, ये सब अपने गैंग की पैठ बनाने के लिए है, अपने गैंग का दबदबा शो करने के लिए है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का फ़ायदा ड्रग तस्कर उठाते हैं। छोटी क्वांटिटी में माल इधर से उधर पहुंचाना इन सेलिब्रिटीज़ के थ्रू पहुंचाया जाता है। ये आज का नया मोडस ऑपरेंडी नहीं है। पुराने ज़माने की कुछ ऐसी बातें मुझे याद आ रही हैं जिनको सुन के शायद आप भी दंग रह जाओगे। नरेंद्र चंचल नाम का एक बहुत फेमस भजन सिंगर हुआ करता था। बॉबी फिल्म में उसने एक गाना गाया, जावे तो लड़ा मैं नहीं बोलना। वहाँ से वो नेशनल हीरो बन गया था। उसके बाद उसको बहुत स्टेज प्रोग्राम मिलने शुरू हुए और ऐसा ऐसा करके उसने मुंबई में अपना खुद का ऑफिस बांद्रा में खोल लिया। उसके साथ उसकी जो स्टेज कंडक्ट किया करता था लड़का, उसका नाम था वी सूरी। बहुत हंसमुख किस्म का आदमी था, हंसाता रहता था, खुश रहता था। कुछ फिल्मों में उसने काम भी किया। एक मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, उसमें भी था तो बहुत हिट हो गया। उस शख्स को, इतना बढ़िया हंसमुख आदमी जिसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया था, उसको मुंबई के एक बड़े ड्रग तस्कर ने इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसको इंग्लैंड भेजने का लालच दिया कि इंग्लैंड में एक शो है लंदन में, मैं तुम्हें वहाँ पे भेजता हूँ, आने जाने की टिकट और इतना पैसा दिया जाएगा। उसके लिए उस शो कार्ड प्रमोटर ने एक बैग खरीद के रखा जिसमें उसको कहा गया कि ये तुम्हारे कपड़े हैं आने जाने का, इसमें कुछ मेरे लंदन के दोस्तों का सामान भी है, उनको जब तुम्हें एयरपोर्ट से रिसीव करके लेके जाएंगे तो उनको दे देना। तो देखिए आप, बुरी किस्मत उस आदमी की, क्योंकि वो सेलिब्रिटी था, वीज़ा लग गया, इतने अच्छे फिल्मों में काम कर चुका था, नरेंद्र चंचल के साथ इतने शो कर चुका था, उसकी अपनी फॉलोइंग भी थी। वी सूरी, आप कभी उसको पुराने किसी आदमी से बात करेंगे आपको नाम याद आ जाएगा। तो जैसे ही वो शख्स लंदन में उतरता है, उसके पीछे पहले से लंदन के कस्टम को और ड्रग एजेंसी को इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि जिस शख्स ने उसको भेजा था उसके पीछे काफ़ी निगाह ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने रखी हुई थी। तो इस आदमी को वहाँ से निगाह रखेगी और जैसे ही इसने वो ड्रग जो पैकेट था उस बैग में वो किसी शख्स को दिया जिसको देना था लंदन में, तो वहाँ की एजेंसी ने उसको छापा मार के पकड़ लिया। बहुत साल बेचारा इंग्लैंड की जेल में बंद रहा, ज़मानत नहीं हुई और वो शायद वहीं मर भी गया था, मुझे अभी याद नहीं बराबर। इसी तरह गीता खन्ना करके एक फिल्म एक्ट्रेस हुआ करती थी, उसी शख्स ने जिसने वी सूरी को भेजा था, उसी ने गीता खन्ना, जो अपने आप में उस जमाने की बढ़ती हुई एक्ट्रेस थी, उसको लंदन भेजा इसी तरह ड्रग दे के। वो बेचारी भी पकड़ी गई, लेकिन तब तक उस शख्स की मोडस ऑपरेंडी ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को मालूम पड़ गई थी, तो उसको शायद थोड़ी रियायत मिल गई थी। यहाँ नहीं, उसके पहले एक सुच्चा सिंह पहलवान हुआ करते थे पंजाब के, कुश्तियाँ लड़ते थे दारा सिंह के टाइम पे। जितने बड़े बड़े दंगल हिंदुस्तान में होते थे सब में आते थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड से आते थे कुश्ती लड़ने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान में। और उनके दिमाग में भी लालच आ गया, मैं इतना बड़ा पहलवान हो गया हूँ, मेरा सामान कौन कस्टम वाला चेक करेगा। एक बार वो 2-3 बड़ी बड़ी तस्वीरें गुरुओं की ले गई हिंदुस्तान से और उनके फ्रेम में ड्रग उन्होंने छुपा के रख लिया, तो वहाँ पे पकड़े गए। बहुत साल जेल काटी उन्होंने बर्मिंघम जेल में। मैं उनको मिलने भी गया था एक बार, किसी दोस्तों के साथ कुछ स्टोरी कर रहा था ड्रग की, तो सोर्स लड़ा के मैं उनको बर्मिंघम में पास कोई जेल थी वहाँ पे उनको मिल के भी आया था। अब जेल से बाहर हैं। खैर, तो सेलिब्रिटीज़ का इस्तेमाल ड्रग तस्कर बड़ी बाखूबी से करते हैं। बीच में दूसरा रिवाज चला था पैसे कमाने का, कबूतरबाजी का, जिसमें दिलेर मेहंदी को जेल काटनी पड़ी। तो ऐसे बहुत से हथकंडे अंडरवर्ल्ड और क्रिमिनल्स अपनाते हैं। सेलिब्रिटीज़ का इस्तेमाल क्यों होता है? जितना बड़ा सेलिब्रिटी होगा उतनी बड़ी उसके साथ सिक्योरिटी होगी, उतनी बड़ी उसको वीआईपी स्टेटस मिलेगा।
आने जाने में उसको सहूलियत रहती है, उसका सामान चेक नहीं किया जाता, नाकाबंदी भी उसको डिक्की खोल के सामान चेक नहीं करवाना पड़ता। साथ में अगर सिक्योरिटी गार्ड है तो आपको और आसानी हो जाती है। तो पंजाब में अगर आपने देखा हो पिछले 8-10 साल में जितने बड़े ड्रग तस्कर पकड़े गए, सबके पास किसी ना किसी बहाने से उन्होंने पुलिस की सिक्योरिटी ले रखी थी। और जितना बड़ा आपका ड्रग का धंधा होगा उतने बड़े आपके रिलेशंस होंगे। लोग जो कहते हैं कि पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है ड्रग के धंधे में, पॉलिटिशियन डायरेक्टली कभी इन्वॉल्व नहीं होता। वो पॉलिटिशियन जिसने कल को एमएलए बनना है, मंत्री बनना है, सफीर बनना है, कंपनी बोर्ड्स के कॉरपोरेशन के चेयरमैन बनना है, वो कभी ड्रग नहीं बेचता। वो ड्रग वालों से फाइनेंस करवाता है अपना पूरा ऑपरेशन। जब एक एक इलेक्शन में, एमएलए के इलेक्शन में 5 से 10 करोड़ रुपया खर्च होता है, अब तो और ज़्यादा होने लग गया होगा, वो सब वो पॉलिटिशियन अपनी जेब से नहीं करता, वो ड्रग स्मगलरों से करवाएगा। खुद ड्रग नहीं बेचेगा लेकिन पैसा उनका लगवाएगा, उनको प्रोटेक्शन देगा। उनको जब कोई पकड़े जाएंगे तो उनको अपना अस्त्र रसूख इस्तेमाल करके उनको पुलिस से बचाएगा। लेकिन अगर सेंट्रल एजेंसी पकड़ लेती हैं तो वहाँ पॉलिटिशियन की भी नहीं चलती। मुझे हैरानी इस बात की होती है कि पिछले 1 साल में जितने बड़े ड्रग सीजर किए गए हिंदुस्तान भर में, कलकत्ता से लेकर कश्मीर तक, दिल्ली से कन्याकुमारी तक, इनमें एनसीबी का एक भी बड़ा केस नहीं है। कितनी हैरानी की बात है। नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो इसीलिए बनाया गया था ड्रग की आवाजाही के ऊपर निगाह रखी जाए, इसकी सेल और डिस्ट्रीब्यूशन पर निगाह रखी जाए, उसके हाथ में ड्रग नहीं आती। जितने बड़े सीजर किए हैं सबसे ज़्यादा डीआरआई ने किए है, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। उसके बाद कस्टम्स ने किए हैं, उसके बाद गुजरात की एसटीएफ, पंजाब की एसटीएफ, राजस्थान की एसटीएफ, महाराष्ट्र की एटीएस। इस किस्म की संस्थाएं ड्रग के सीजर कर रही हैं, लेकिन एनसीबी शांत है। कई बार तो शक होने लगता है कि वाकई में एनसीबी आज भी काम करती है जो उसको सरकार ने बंद कर दिया है। कभी कभी खबर आती है किसी फिल्म एक्टर के बेटे से 5 ग्राम पकड़ लिया, किसी दूसरी एक्ट्रेस से 1.5 ग्राम पकड़ लिया। क्या एनसीबी को इसलिए बनाया गया था 5 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम ड्रग पकड़ने के लिए? जब टनों के हिसाब से ड्रग हिंदुस्तान में आ रही है, एनसीबी कहाँ है? यहाँ तो उनके पास ऑफिसर नहीं है, जहाँ उनको काम करने की आज़ादी नहीं है, यहाँ उनको उनका हिस्सा मिल जाता है और ऑफिसर चुप बैठे हैं। जहाँ कहीं सरकार की तरफ से उनको हिदायत दी गई है कि आप बीच में दखल नहीं दोगे, जो चल रहा है चलने दो, क्योंकि जितना पैसा ड्रग तस्करों के पास जाएगा उसका बहुत बड़ा हिस्सा अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस के लिए या पॉलिटिकल फंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन की मिली भगत तो है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इतने बड़े बड़े सीजर्स भी हो रहे हैं, उसके सामने लगता है कि अभी कहीं ना कहीं ड्रग माफिया पॉलिटिशियन से भी ऊपर बढ़ गया है, इतना पावरफुल हो गया है कि अपने मसले खुद हल कर लेने की उनमें हिम्मत बढ़ती जा रही है। जहाँ उन्होंने काम करने के तरीके बदल लिए हैं, जिनमें अब उनको पॉलिटिशियन की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तब पड़ती है जब छोटे गुर्गे पकड़े जाते हैं। कोई छोटा आदमी एक जगह से दूसरी जगह से 1 पाव किलो या आधा किलो लेके जाता, पकड़ा गया, उसकी थोड़ी बहुत हेल्प अगर कोई राजनेता कर सके तो करवा लेते हैं, नहीं तो सब बड़े ड्रग स्मगलर ने, ड्रग डीलर ने अपने डायरेक्ट लिंक एजेंसियों के साथ जोड़ के रख लिए हैं, वो भले केंद्रीय एजेंसी हो या लोकल पुलिस हो। पंजाब का हर बड़ा ड्रग तस्कर पंजाब पुलिस के साथ अच्छी तरह मिली भगत से रहता है, अपने काम अपने दम पे करवा लेता है। 1000 किलो की खेप आई, 200-300 किलो पकड़वा भी दिया तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इतना है। मैं पहले बता चुका हूँ एक एपिसोड में, 1 लाख की ड्रग जो उनको बाहर से मिलती है वो हिंदुस्तान की स्ट्रीट में 1 करोड़ की बिकती है।
100 गुना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलता है। अगर वो 1 किलो ड्रग जो 1 लाख की आपने मंगवाई, उसमें से आधा किलो पकड़ी भी गई, आपका नुकसान 50,000 है। लेकिन बाकी की जो 50,000 की ड्रग है वो 50 लाख की मार्केट में जाएगी, आपका कोई नुकसान नहीं है। इसलिए ड्रग का धंधा ख़त्म नहीं होता। जितने मर्जी आप सीजर कर लो, ड्रग स्मगलर कभी मरेगा नहीं। एक किसान तो खुदकुशी कर लेता है जिसके सर पे 2-4 लाख का कर्जा होता है, लेकिन एक ड्रग स्मगलर जिसकी 1000 करोड़ की ड्रग पकड़ी जाए वो कभी खुदकुशी नहीं करता, क्योंकि वो 1000 करोड़ की होती नहीं। कई बार एजेंसीज भी रेट इन्फ्लेट करके बता देते हैं अपना रिकॉर्ड ठीक रखने के लिए। अपने सीजर में आपने इतने करोड़ रुपए का माल पकड़ा, उसके हिसाब से अपना रिवार्ड भी ले लेते हैं, और बाद में पकड़ा हुआ सामान भी आधे से ज़्यादा फिर मार्केट में सेल कर देते हैं। आप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसी पुलिस वाले से, ईमानदार से बात करके देख लो, वो आपको अपने आप बता देगा कैसे ड्रग पकड़ी जाती है, कैसे फिर मार्केट में सेल कर दी जाती है। लेकिन जो गुजरात के डीजीपी का खुलासा है कि पंजाब की 3 बड़े जेलों से बड़े ड्रग माफिया लोग ये रैकेट चला रहे हैं, उसके बारे में 2 दिन हो गए इस बात को पंजाब सरकार का या पंजाब पुलिस का कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया है। इतने हादसे हो गए, इतने केसेस हो गए, कितनी जगह पे जेल के लोगों की इन्वॉल्वमेंट पाई गई, लेकिन अभी तक कोई कंसल्टेड एफर्ट होता नज़र नहीं आ रहा कि जेल का जो पंजाब की जेलों का जो उनको मॉनिटर करने का जो सिस्टम है वो कब ठीक होगा। हर दूसरे दिन खबर आती है इस जेल से इतने मोबाइल फ़ोन पकड़े गए, इस जेल से इतनी ड्रग पकड़ी गई, इस जेल से कुछ लोग आपस में लड़ते हुए पकड़े गए। कल एक जेल में 2 ग्रुप आपस में लड़ पड़े, 10 लोग जख्मी हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। तो अगर जेल में जाके भी गैंगवार होनी है, जेल में जाके भी ड्रग बिकनी है, जेल में जाके भी आपके जो इल्लीगल धंधे हैं, रंगदारी के धंधे, एक्सटॉर्शन के धंधे, प्रोटेक्शन के, ये सब चलने हैं, तो फिर जेल में भेजने का फ़ायदा क्या। छोड़ दीजिए सबको, खुली छुट्टी दे दो ताकि बाहर कहीं घूमेंगे करते हुए पकड़े जाएंगे तो सामान के साथ तो मिलेंगे। अभी आपको जेल में तो कुछ नहीं मिलेगा, वो तो टेलीफोन से काम कर रहा है, काम तो बाहर हो रहा है। इतनी हैरानी की बात है कि जहाँ से आप एक शख्स को जेल में इसलिए भेजते हो कि उसका बाहर से ही दुनिया से नाता टूट जाए, बाहर किसी से वो मिल गिल नहीं सके, कोई काम धंधा नहीं कर सके, और वही काम धंधे अगर जेलों में बैठ के हो रहे हैं तो फिर जेलों को बनाने का फ़ायदा या जो मकसद था वो शायद कहीं ना कहीं फेल होता नज़र आ रहा है। तो गुजरात के डीजीपी का आगे जो एक्शन करते हैं वो देखने वाला होगा। क्या उनकी एसटीएफ, मुझे आज पता चला है कि 2 टीमें गुजरात एसटीएफ की पंजाब के लिए निकली हैं। वो कौन कौन सी जेल में जाएंगी, किन किन लोगों से पूछताछ करेंगे, क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन से पंजाब के कुछ बड़े लोगों तक का नाम सामने आएगा कि नहीं आएगा। कहा यह भी जाता है कि ये शायद एक कुछ पार्टियों की साजिश है। आज मैं एक पंजाब के बड़े राजनेता से बात कर रहा था, वो बड़ी आराम से, कोई सीरियसनेस नहीं, ये ऐसे तो चलता रहता है जी, पंजाब को बदनाम करने की साजिशें होती रहती हैं। अब आपकी सरकार को बदनाम करना है तो ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ड्रग तो पहले भी आती थी, पहले क्यों नहीं बोला इन्होंने, आज क्यों बोल रहे हैं, इस किस्म की बातें करते। ये कोई सीरियसनेस इनके काम में नहीं है। इसी किस्म के लोग जब एमएलए बाद में एमएलए तो ये आदमी भी है जिससे मैंने बात की थी, कल को मंत्री बन जाते हैं। तो अगर इस जैसा आदमी जेल मंत्री बन जाए तो क्या आपको लगता है कोई जेलों में सुधार होगा। जो आदमी बोलता है जो तो चलता है जी, चलने दो, क्या नुकसान है इसमें। तो अगर ये एटीट्यूड आपका अपने राज्य की तरफ रहा, पंजाब के यूथ का क्या हाल। पिछले 3-4 दिन से 3-4 ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ पे यंग लड़कियाँ, पढ़े लिखे घरों की, अच्छे घरों की, एक उनसे नई न्यूली मैरिड लड़की है, चूड़ा वगैरह हाथ में डाल रखा है, वो ड्रग की डोज के नीचे सड़कों पे बेहाल खड़ी है।
2 लड़कियों की वीडियो मैंने आज ही सुबह देखी, वो सड़क के किनारे अपनी स्कूटी खड़ी करके गिरी हुई पाई गई। लोग उठाते हैं, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। दूसरी 2 लड़कियां दूसरे स्कूटर पे लोगों से बहस कर रही हैं, गिर रही हैं, लड़खड़ा रही हैं। एक और वीडियो, एक लड़की अपने माँ बाप के साथ घर में झगड़ा कर रही है ड्रग के इन्फ्लुएंस के नीचे, और माँ बाप बैठे दोनों रो रहे हैं। अगर ये हाल, ये आप इसको ये नहीं कह सकते जो 2-4 वीडियो हैं, ये तो सामने आई हैं। जो सामने नहीं आया सच तो वो होता है। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। हमें गुजरात के डीजीपी से सबक लेना चाहिए और इस जो डेवलपमेंट है इसकी पूरी इंक्वायरी पंजाब सरकार को अपने बल पे करनी चाहिए। लेकिन वो सरकार जो अपने आप को बचाने में लगी है, ये बहाने लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार तोड़ रही है। अरे भाई, 92 एमएलए हैं आपके, कोई 2-4-5 खरीद के ले भी जाएंगे तो आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, अपना काम कीजिए। इसलिए ये ज़रूरी है, पॉलिटिकल विल जो होती है, एक्शन लेना सरकार का काम होता है, वो एक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए नीचे वाले अफसर, वो पुलिस वाले हों, एक्साइज वाले हों, कोई भी नीचे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, वो अपना मौज मिला कर रहे हैं और 2 नंबर के काम शरेआम चल रहे हैं। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।